तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताइवानीज़ हॉरर फिल्म नेम्ड मडबॉर्न, जिसको डायरेक्ट शे मेन-जू करे हैं। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टेप इनटू द प्लॉट। मूवी एक अबैंडन्ड घर से शुरू होती है जिसमें दो लोग एंटर करते हैं, चांग और आय। दोनों एक कंपनी के लिए काम करते हैं जो एक हॉरर वर्चुअल रियलिटी गेम बना रही है। उनका काम होता है इस घर के हर कॉर्नर को स्कैन करना ताकि गेम में उस जगह को एग्जैक्टली रिक्रिएट किया जा सके। दोनों के बातों से हमें यह पता चलता है कि यहाँ के ओनर ने अपने ही परिवार को ख़त्म कर दिया था और उनकी बीवी की बॉडी आज तक नहीं मिली। घर स्कैन करते करते जब चैंग एक भट्टी जैसे सेटअप वाले रूम में जाता है जहाँ पहले ओनर की वाइफ क्ले डॉल्स बनाया करती थी, तभी आय को एक अजीब सा शैडो दिखता है, जैसे कोई दीवार के पीछे से उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक से भट्टी वाले रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। आय डरते हुए चैंग को ढूंढने जाता है। तभी चैंग एक डॉल के साथ उसके सामने आता है और नॉर्मल टोन में उसे डॉल को भी स्कैन करने कहता है। डॉल लेते ही आय को एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, इसे वापस रख दो। आय यहाँ से निकलना चाह रहा था कि तभी एक हेवी रॉड उस पर गिरती है और उसका खून जमीन पर डॉल की तरफ बहने लगता है। धीरे धीरे वो खून उस ब्रोकन डॉल तक पहुँचता है और डॉल लाल रंग में बदलने लगती है, जैसे वो जिंदा हो रही है। नेक्स्ट सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है नेम्ड सू च्वान और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ मोवा। एक नॉर्मल कपल जो अपनी लाइफ में बिजी हैं और अपने आने वाले बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सू उसी कंपनी में एक वीआर डेवलपर है जिसमें आय और चांग काम करते थे, और मोवा एक रिस्टोरेशन एक्सपर्ट जो पुरानी चीज़ों को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाती है। ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन मोवा उसे बताती है कि आज 2 बजे अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ और तुम्हें भी साथ चलना है। ऑफिस जाने पे सू को पता चलता है कि गेम डिज़ाइन का अप्रूवल नहीं मिला है। इस बीच एक एम्प्लॉय बताती है कि आय से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो सू चांग को कांटेक्ट करने कहता है। इन बिटवीन आय वापस आता है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ और मेंटली अनस्टेबल लग रहा था, पर बॉस ये सब इग्नोर करके आय को मीटिंग लीड करने कहता है। मीटिंग के दौरान आय अचानक पैनिक करने लगता है और वो ग्लास वॉल के पास जाके एक ही बात चिल्लाने लगता है, वो आ रही है, वो आ रही है। अगले ही मोमेंट में वो ब्लैक लिक्विड वोमिट करता है, लेकिन बॉस इन सब को सीरियसली नहीं लेता और आय की कंडीशन देखते हुए वो इस प्रोजेक्ट का हेड सू को बना देता है। इतने सारे केओस के बीच सू डॉक्टर अपॉइंटमेंट के बारे में भूल ही जाता है, तो रिटर्निंग टाइम मोवा के लिए सुशी और रॉ मीट लेके जाता है, लेकिन मोवा रॉ मीट खाने से मना कर देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। डिनर के बाद मोवा सू को बताती है कि उसने रोम का एक बड़ा प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया है क्योंकि वो अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। आफ्टर दिस व्यूअर्स को एक कार्टून बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें वही मिट्टी की क्रीपी डॉल दिखती है जो सू अपने साथ ऑफिस से ले आया था। नेक्स्ट सीन में सू अपने काम के साथ साथ महुआ से भी बात करते रहता है ताकि काम के साथ साथ वो महुआ को भी टाइम दे सके। गेम डेवलपमेंट के लिए उसे ओनर और उसकी वाइफ के बैकग्राउंड का अच्छे से रिसर्च करनी होती है, इसलिए वो ओनर की वाइफ का पुराना इंटरव्यू देखता है। कट टू नाइट, सू इतना ज्यादा अपने काम में डूबा रहता है कि उसे अपने आसपास का कोई होश ही नहीं होता। तभी कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। रात में महुआ अपने वर्किंग टेबल पर काम कर रही होती है, तो सू उसे आराम करने को कहता है, लेकिन तभी महुआ सामने से आती है और सू को एक खून से लथपथ घोस्ट दिखाई देती है, जिससे सू डर कर चीखने लगता है, जिससे महुआ भी डर जाती है। फिर सू माफी मांगता है फॉर दिस बिहेवियर। फिर महुआ सू की रिसर्च पेपर देखती है तो बताती है कि ओनर की वाइफ सू की ही कॉलेज फ्रेंड थी। नेक्स्ट सीन में बेबी मॉनिटर घर के कॉर्नर में कुछ अनसीन प्रेजेंस को मॉनिटर करने लगता है, पर हमें एज अ व्यूअर कुछ नहीं दिखता। ट्रैकर
चक्कर धीरे धीरे मूव होके सू और महुआ के रूम के बाहर आके रुक जाता है और अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। इससे महुआ नींद से जग जाती है और पानी पीने के लिए किचन जाती है। मीनवाइल उसे सू के सामान के पास वही क्रीपी डॉल दिखाई देती है और महुआ उसे उठा के देखने लगती है। तभी महुआ का बेबी किक करता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और पानी पी के वापस रूम के तरफ जाने लगता है। तभी बेबी मॉनिटर फिर से मूव करता है और हमें महुआ के पीछे एक घोस्टली फिगर दिखाई देती। महुआ इस बार ध्यान से डॉल को उठाती है, लेकिन इस बार बेबी मॉनिटर से बहुत अजीब सी आवाज में बच्चे की पोयम बजने लगती। महुआ इससे घबरा जाती है और डॉल के टूटे हिस्से से उसकी उंगली पे कट लग जाता है। वो डॉल रख के रूम की तरफ भागती है और हमें दिखाया जाता है कि डॉल फिर से रेड हो चुकी है और महुआ पूरे तरीके से पोजेस्ड हो चुकी है। कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग। सू महुआ को डाइनिंग टेबल पर रॉ मीट खाते हुए देखता है और उसकी एक आंख भी हल्की लाल थी। सू उसे मीट खाने से मना करता है, लेकिन पोजेशन में रहने के कारण वो और भी खाए जा रही थी और फिर अचानक से वोमिटिंग कर देती है। महुआ को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वहीं हमें बैकग्राउंड में रॉ मीट कटा हुआ दिखाया जाता है, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट सीन एक आर्ट गैलरी का होता है जहां ओनर की वाइफ के बनाए आर्ट पीसेस डिस्प्ले किए गए होते हैं। सू यहां ओनर की वाइफ की सिस्टर मिस लू से मिलने आता है ताकि गेम के लिए परमिशन ले सके। लू बताती है कि उसकी सिस्टर अपनी आर्ट को सिर्फ क्राफ्ट नहीं बल्कि इमोशंस का मीडियम मानती है। उसका मानना है कि हर जिंदा चीज एक दिन मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी से ही इमोशंस का कनेक्शन होता है। इसी वजह से वो अपने हर आर्ट पीस पर तलिस्मान लगाती है ताकि उन इमोशंस को सील किया जा सके। लिव के अंदर अभी भी अपनी बहन के खत्म होने के पीछे का सच जानने का इंटेंस डिजायर है और उसे लगता है कि ये गेम ही एक ऐसा मीडियम बन सकता है जो लोगों का ध्यान फिर से इस केस के तरफ ले आए। सू उसे अश्योरेंस देता है कि वह पूरी कोशिश करेगा कि सच बाहर आए। नेक्स्ट सीन में हम सू को उसी हॉन्टेड हाउस में वापस आते देखते हैं जहां पर कहानी की शुरुआत हुई थी। इस बार वो गेम के लिए डिटेल्ड स्कैनिंग और रेफरेंस कलेक्ट करने आया होता है। वो घर के अंदर पड़े टूटे फूटे आर्ट पीसेस और सराउंडिंग्स को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। उसे एक औरत का साया इधर उधर मूव करता हुआ दिखाई देता है। तब अचानक से उसके सामने ओनर की वाइफ का घोस्ट आ जाता है। इस सीन के पैरेलली हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां महुआ अपने टेबल पर काम कर रही होती है, जो बार बार एसी का टेम्परेचर कम करती है लेकिन खुद ब खुद वापस बढ़ जाता है। जब महुआ टेबल की तरफ देखती है तो उसके सामने वही टूटी हुई डॉल रखी होती है। डर के मारे वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है और डॉल जैसे खुद उसके हाथ में आ जाती है। अब डॉल की आंखें धीरे धीरे मूव करने लगती है और उसमें से एक क्रीपी आवाज निकलती है। वह आवाज कह रही थी कि मुझे खून चाहिए। महुआ जब मिरर देखती है तो उसका रिफ्लेक्शन एक अजीब सी स्माइल के साथ अपने ही हाथ से अपने नेक के नीचे कट लगाता हुआ दिखाई देता है और बिना कंट्रोल के महुआ भी वही रिपीट करती है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वह ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। वहीं ऑफिस की बात की जाए तो सू अपने टीम के साथ गेम के नए ग्लिच को फिक्स करने में बिजी होता है और उसके टेबल पर रखे बेबी मॉनिटर में हमें महुआ की लाइव फुटेज दिखाई देती है जहां वो खून से लथपथ हालत में मिट्टी की डॉल के लिए क्रीपी पोयम गा रही थी और उस ब्रोकन डॉल को ठीक कर रही थी। महुआ पूरी तरह पोजीशन में जा चुकी थी। डॉल को फिक्स करने के बाद वह उस पर बने तलिस्मान को भी आधा मिटा देती है, लेकिन सू इन सब से अनजान होता है। इस बीच एक और सब प्लॉट इंट्रोड्यूस होता है जहां हमें एक तलिस्मान कलेक्टर दिखाया जाता है। वह अलग अलग जगह पर घूमकर रेयर तलिस्मान की खोज करता रहता है। इस बार वह एक प्रीस्ट के पास आता है जो उसे समझाता
बताता है कि तालिस्मान का यूज सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, जैसे उसके पिता किया करते थे। लड़का इस बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बल्कि थोड़ा रूड ही बिहेव करता है। तो प्रीस्ट उसका फ्यूचर रीड करता है और एक साइन बताता है, एबिसल हेक्साग्राम। ये एक ऐसा मिस्टिकल सिंबल है जो डार्कनेस, अननोन पावर और डीप हिडन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर टेंशन आता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा और डेंजरस आने वाला है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दी सू, वो घर पर महुआ को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो देखता है कि टेबल पर डॉल अब परफेक्टली फिक्स हो चुकी है और महुआ बेड पे सो रही है। थोड़ी देर बाद वो भी सोने जाता है और कैजुअली पूछता है कि क्या डॉल तुमने ठीक किया, लेकिन महुआ कोई जवाब नहीं देती। तभी एसी का टेम्परेचर फिर से 30 पे चला जाता है। जैसे ही सू टेम्परेचर नॉर्मल करता है, महुआ अचानक चीख कर उठती है और गुस्से में बोलती है, मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर वो अपनी बेली को जोर से खरोचने लगती है। सू उसे रोकता है और देखता है कि उसकी बेली से खून तक निकल रहा है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सू प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तब उसका बॉस उसे बुलाता है और फ्रेंडली टोन में कहता है कि जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब उसने भी ऐसा फेस किया था, तो धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। गुड लक के लिए बॉस उसे एक तालिस्मान देता है जो उसकी वाइफ ने स्पेशली सू और महुआ के प्रोटेक्शन के लिए बनाया होता है। सू अपने काम पर वापस लग जाता है और उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करता है। जब आई और चैंग उस हॉन्टेड हाउस में गए थे, वो नोटिस करता है कि डॉल के पीछे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो क्लियरली देख नहीं पाता है। तभी बेबी मॉनिटर के लाइव फुटेज में हम देखते हैं कि महुआ सीधा कैमरा की तरफ घूर रही है। इसी मोमेंट पर सू को आई का कॉल आता है। आई की आवाज टूटी हुई थी और एकदम डर से भरी हुई थी। वो बस इतना कह पाता है कि क्रिस्ट को बुला लेना चाहिए और कॉल अचानक कट जाती है। स्क्रीन पर बेबी मॉनिटर में महुआ एक क्रिपी स्माइल के साथ कैमरा देख रही होती है। सू तुरंत आई के घर पहुंचता है, जहां आई बहुत बुरी हालात में मदद मांगता हुआ मिलता है। उसकी एक आंख निकल चुकी होती है। वहीं पैरेलल में हम महुआ को उसकी प्रैक्टिस डॉल के साथ देखते हैं, जिसमें भी एक आंख निकाली जा चुकी थी। जैसे ही महुआ डॉल को मूव करती है, आई की बॉडी भी ठीक वैसे ही रिएक्ट करती है। महुआ एक एक करके डॉल के हाथ तोड़ती है और उसी के साथ आई के हाथ भी टूट जाते हैं। आखिर में वो डॉल की गर्दन घुमाती है और उसी पल आई की गर्दन भी घूम जाती है। खत्म होने से पहले आई बस एक लाइन कह पाता है, डॉल को वापस रख दो। सू ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है उस तालिस्मान कलेक्टर पे, जो अपने रूम में बैठकर नए तालिस्मान बनाने का काम कर रहा होता है और साथ ही प्रीस्ट की वार्निंग के बारे में सोच रहा था। उसका मानना था कि अगर वो दिल से दूसरों की मदद करे तो आखिरी में उसे कुछ फायदेमंद जरूर मिलेगा। इसी के पैरेलल में हम एम्बुलेंस का सीन देखते हैं, जहां आई को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और सू से पूछा जाता है कि आई ने अपनी आखिरी पलों में क्या कहा था। सू यहाँ सब कुछ बताता है और ऑफिस वापस आकर गेम फुटेज से डॉल की इमेज एक्सट्रैक्ट करके उसे क्लियर करता है। अब उसे डॉल के पीछे बना तलिस्मान क्लियरली दिखने लगता है। इसके बाद सू घर लौटता है, जहां महुआ सो रही होती है। तभी प्रैक्टिस बेबी डॉल के रोने की आवाज आती है और जब सू उसे ढूंढता है तो पता चलता है कि डॉल पूरी तरह टूट चुकी है और उसकी बैटरीज भी बाहर पड़ी है, लेकिन फिर भी डॉल से आवाज आ रही थी। अचानक महुआ बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है और फिर वो एकदम से चुप हो जाती है। इसी मोमेंट पर एक अनसीन स्पिरिट महुआ से निकलकर सू में जाते हुए दिखाई पड़ती है। अब पोजेशन के इस एज पे सू को कुछ फ्लैशेस दिखाई देते हैं, जैसे ओनर की वाइफ मिट्टी से डॉल बना रही होती है और उनके पीछे तलिस्मान्स भी ड्रॉ कर रही होती है। कुछ समय के लिए सू भी कंट्रोल खो देता है, पर बॉस के दिए गए प्रोटेक्शन तलिस्मान की वजह से वो अपने आप को संभाल लेता है और डॉल को ले जाने लगता है, पर महुआ उसे छीन लेती है। सू के बुलाने पर वो पलट के देखती जरूर है, पर उसका गुस्सा और कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। इनफैक्ट वो डॉल लेके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सू एक प्रीस्ट के पास जाता है और पूरी सिचुएशन समझाता है, साथ ही डॉल के पीछे बनी तलिस्मान को भी दिखाता है।
ये वही प्रीस्ट है दोस्तों जो तलिस्मन कलेक्टर लड़के के साथ था। वो तलिस्मन का डिजाइन देख के समझ जाता है कि ये मामला सिंपल नहीं है और सू को उस तलिस्मन कलेक्टर के पास भेज देता है जो कॉलेज में तलिस्मन एस्ट्रोलॉजी पे गेस्ट लेक्चरर है। सू उसकी क्लास अटेंड करता है और एक सवाल पूछता है कि क्या तलिस्मन का कोई हिस्सा हट जाने से उसकी पावर खत्म हो जाती है। तलिस्मन कलेक्टर समझाते हैं कि पावर पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि जितना पार्ट अलग होता है उतनी ही उसकी शक्ति कम होती जाती है। क्लास के बाद सू तलिस्मन कलेक्टर से हेल्प मांगता है, लेकिन वो इनिशियली मना कर देता है। लेकिन जैसे ही वो डॉल के तलिस्मन को देखता है उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, जैसे वो इस तलिस्मन के बारे में कुछ जानता हो। तलिस्मन कलेक्टर फाइनली मान जाता है और वो बताता है कि यह एक बाइंडिंग तलिस्मन है जिसका यूज एक्सट्रीमली डेंजरस स्पिरिट को सील करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्हें ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर जैसे डॉल या टॉयज में इम्प्रिजन किया जाता है ताकि वो किसी इंसान को डायरेक्टली हार्म ना कर सके। सू पूछता है कि क्या तलिस्मान को कंप्लीट करके स्पिरिट को वापस सील किया जा सकता है। तलिस्मान कलेक्टर बताते हैं कि ये पॉसिबल तो है लेकिन बहुत रिस्की है, क्योंकि तलिस्मान तभी ही काम करेगा जब उसके हर कैरेक्टर को बिल्कुल सही और प्रिसाइज तरीके से लिखा गया हो। इसके बाद तलिस्मान कलेक्टर और सू के घर आते हैं और तलिस्मान कलेक्टर सिचुएशन को क्विकली एसेस करते हैं और सू को कहते हैं कि मूवा को जल्दी लेके आओ। सू जाकर मूवा को चेक करता है जो अपने रूम में रॉ मीट खा रही होती है एंड इट वाज क्लियरली एबनॉर्मल। अचानक मूवा उठकर डॉल की तरफ बढ़ती है, लेकिन तलिस्मान कलेक्टर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। उसने जमीन पर पहले से ही रिचुअल सॉल्ट का सर्कल बना रखा होता है और मूवा जैसे ही उसके अंदर आती है ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाती है और गिरकर तड़पने लगती है। सू उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मूवा उस पे चढ़कर अपने आप को सॉल्ट से बचाती है। तब मास्टर अपने बनाए हुए कुछ तलिस्मन हवा में उड़ा देता है, जिसमें से कुछ सीधा जाकर मूवा के बॉडी से चिपक जाते हैं। तलिस्मन कलेक्टर अपने स्पिरिचुअल पावर से उस स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद भी स्पिरिट अलग नहीं होती। इतना ज्यादा पावर यूज करने से तलिस्मन कलेक्टर के नाक से खून निकलने लग गया था। इस क्रिटिकल सिनेरियो में तलिस्मन कलेक्टर को एक आइडिया आता है और वो अपना ही खून डॉल पर लगा देता है, जिससे मूवा के बॉडी से स्पिरिट निकलकर डॉल में रीडायरेक्ट हो जाता है। फिर तलिस्मन कलेक्टर डॉल पे तुरंत तलिस्मन सील लगा देता है। मूवा बेहोश हो जाती है, लेकिन रिलीफ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। कुछ समय बाद तलिस्मन सील अपने आप जलने लगता है और स्पिरिट दोबारा मूवा के अंदर चली जाती है। तब तलिस्मन कलेक्टर तलिस्मन से बना कपड़ा स्पिरिट की आंखों पर बांध देता है और उसे अपनी पावर से टेम्परेली सप्रेस करके मूवा को कंट्रोल में ले आता है। फिर वो रेड थ्रेड से मूवा के शरीर को बांध देता है। तलिस्मन कलेक्टर सू से पूछते हैं कि ये डॉल उसके घर कैसे आई। फिर सू उनको सब कुछ बताता है। तब तलिस्मन कलेक्टर बताते हैं कि ब्लड ड्रिंकिंग डीमंस को इतनी आसानी से कैद नहीं किया जा सकता। मूवा के पास बस 7 दिन है और सू के हिसाब से वो 6 दिन पहले ही घर लाया था डॉल, तो मतलब अब सिर्फ 1 दिन का टाइम बचा है। सू बताता है कि मूवा ने सिर्फ डॉल को रिपेयर किया था। ये सुन के तलिस्मान कलेक्टर को डाउट होता है कि स्पिरिट ने जानबूझकर ऐसे आदमी को चूज किया है जो तलिस्मान को अच्छी तरीके से समझ सके। इतना पावरफुल तलिस्मान किसने बनाया होगा, ये सवाल उन्हें ओनर की वाइफ तक ले जाता है। तलिस्मान कलेक्टर और सू तुरंत ओनर की वाइफ की सिस्टर के पास जाते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि वो इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करें ताकि वो अपने सिस्टर का सच खुद देख पाएंगी। तो यहाँ रिचुअल शुरू होता है और तलिस्मान कलेक्टर मिस लियू को अपने पावर से उनके शरीर की याद में भेजता है। सू को ड्रम एक ही लय में बजाना होता है। तलिस्मन कलेक्टर लियू को वार्न करता है कि वो जैसे ही वो रेड थ्रेड खींचे वो उसे तुरंत अपनी मेमोरी से बाहर आना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए वहाँ स्टक हो सकती है। रिचुअल के अंदर लियू अपने सिस्टर को ग्रेवयार्ड से मिट्टी खोदते हुए देखती है। जब वह मिट्टी लेकर घर आ रही होती है तब उसका मिसकैरेज हो जाता है और उसका बच्चा वहीं खत्म हो जाता है। ये
ट्रॉमा उसे तोड़ देता है। दर्द और ग्रीफ में डूबी हुई वह अपने बच्चे के रिमेन्स को मिट्टी में मिलाकर एक डॉल बनाती है और जैसे ही डॉल कंप्लीट होती है वो पॉजेस्ड स्टेट में अपने ही पति को चाकू से खत्म कर देती है और फिर पूरे परिवार को भी खत्म की थी। और फिर यहाँ एक बड़ा ट्रुथ रिवील हुआ कि फैमिली को मारने वाला ओनर नहीं, ओनर की वाइफ थी। मूविंग फॉरवर्ड, सबको खत्म करने के बाद ओनर की वाइफ ने डॉल पर तलिस्मन ड्रॉ किया ताकि स्पिरिट को उसी में कैद किया जा सके। फिर डॉल को दुनिया से दूर रखने के लिए खुद को फायर वॉल के पास सील कर लिया और आग लगा दी। इसी वजह से उसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी। इसके बाद तलिस्मान कलेक्टर लियू को रेड थ्रेड खींच वापस रियलिटी में लेते आता है और फिर सब कुछ कनेक्ट करता है। सो बेसिकली ग्रेवयार्ड की मिट्टी ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी और जब बच्चे का ब्लड उसमें ऐड हुआ तो मल्टीपल एविल स्पिरिट ने उस डॉल को अपना घर बना लिया। यही स्पिरिट उसे कंट्रोल कर रही थी। तो हाँ, अब सॉल्यूशन क्लियर है। इस साइकिल को रोकने के लिए उन्हें ओनर की वाइफ का बॉडी ढूंढना पड़ेगा। तलिस्मान कलेक्टर सू मोहुआ को लेके कार में तुरंत निकलते हैं। रास्ते में तलिस्मान कलेक्टर एक्सप्लेन करता है कि इस स्पिरिट को सील करने के लिए सिर्फ तलिस्मान काफी नहीं होगा, रादर एक ह्यूमन बॉडी की भी जरूरत होगी क्योंकि वह एक पावरफुल वेसल की तरह काम करती है। अगर उन्हें लियू की सिस्टर की बॉडी नहीं मिली तो ये स्पिरिट मोहुआ के शरीर पे फीड करती रहेगी जब तक वो उसे पूरा कंट्रोल ना कर ले। सू घबरा कर बोलता है कि अगर बॉडी नहीं मिली तो कोई और रास्ता है। तलिस्मान कलेक्टर थोड़ा देर रुक कर बोलता है, रास्ता है पर तुम्हें पसंद नहीं आएगा। घर पहुंचते ही तलिस्मान कलेक्टर सू को अंदर जाने से रोक देता है और उसे मुंह पे नजर रखने के लिए बोलता है। अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए तलिस्मान कलेक्टर अपना तलिस्मान लॉकेट भी सू को दे देता है, लेकिन सू सिचुएशन को देख के एक स्मार्ट प्लान बनाता है कि उसकी कंपनी ने ऑलरेडी घर को फुल्ली स्कैन किया हुआ है गेम के लिए, तो वो इस घर में बॉडी ढूंढ सकता है, जबकि सू वर्चुअल गेम के एनवायरनमेंट में जाकर डॉल के टूटे हुए पार्ट्स और मिसिंग तलिस्मान कैरेक्टर्स ढूंढ सकता है। तो दोनों अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं। तो तलिस्मान कलेक्टर डेंजरस स्पिरिट से बचते हुए फायर वॉल वाले रूम में पहुंच जाते हैं और उन्हें बॉडी मिल भी जाती है, पर वो ब्रिक के पीछे सील्ड होती है। तलिस्मान कलेक्टर ब्रिक तोड़ना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सू को भी डॉल्स के पार्ट्स और मिसिंग कैरेक्टर्स ऑफ तलिस्मान्स मिल जाते हैं। इसी बीच हम मोहुआ के आँख में अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे उसके अंदर ढेर सारा आँख जाग रहा हो और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। सू तलिस्मान कलेक्टर को तलिस्मान के मिसिंग कैरेक्टर का स्केच देता है जो उसने गेम से निकाले थे और फिर मोहुआ को संभालने चला जाता है जो अभी तक बहुत कमजोर हो चुकी थी। इधर तलिस्मान कलेक्टर तलिस्मान को कंप्लीट कर चुके हैं और वो कोशिश करते हैं कि मोहुआ के अंदर से स्पिरिट निकाल के लुई के सिस्टर के हेड में ट्रांसफर कर दें, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं हेड टूट जाता है और सारी स्पिरिट ऊपर क्लाउड के जैसा फैल जाती है। तभी मोहुआ के पेट का बच्चा मूव करने लगता है जैसे वो बाहर आना चाहता हो। तलिस्मान कलेक्टर तुरंत समझ जाता है कि स्पिरिट मोहुआ को नहीं, उसके अनबॉर्न चाइल्ड को चाह रही है ताकि वो इस दुनिया में फिर से जन्म ले सके। तलिस्मान कलेक्टर कहते हैं कि अगर उन्हें रोकना है तो उन्हें बच्चे के थ्रू सील करना होगा। इसका इनडायरेक्ट मतलब बच्चे को समाप्त करना हुआ। मोहुआ टूट जाती है और सू से अपने बच्चे को बचाने का विनती करती है। सू अपने वाइफ और बच्चे दोनों को बचाना चाहता था, लेकिन तलिस्मान कलेक्टर वार्न करता है कि अगर अभी डिसीजन नहीं लिया तो वाइफ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। इसी वक्त सू को तलिस्मान कलेक्टर की बात याद आती है कि स्पिरिट्स को सील करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी जरूरी होता है। बस फिर क्या था, सू अपना हाथ कट करता है और अपना खून डॉल पे लगा देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है सारी इविल स्पिरिट्स उसके अंदर एंटर कर जाती है। सू तलिस्मान कलेक्टर को कहता है कि जल्दी से तलिस्मान यूज करो, लेकिन उससे पहले ही वो कम्प्लीटली इविल्स के कंट्रोल में चला जाता है। फिर वो तलिस्मान कलेक्टर को गिराकर मोहुआ की तरफ बढ़ता है और उसका भी अब एक आँख रेड हो चुका था। जैसे ही वो मोहुआ को मारने वाला होता है सू अपनी लास्ट विल पावर यूज करता है और अपने ही हाथ से अपना एक आँख निकाल देता है ताकि कंट्रोल को तोड़ सके, और फिर तलिस्मान कलेक्टर को कहता है कि जल्दी से
तलिस्मान कंप्लीट कीजिए। फिर तलिस्मान कलेक्टर अपने खून से सू के पीठ पे तलिस्मान ड्रॉ करते हैं। जैसे ही तलिस्मान कंप्लीट होता है, सू की लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन सारी स्पिरिट्स उसके अंदर कैद हो जाती है। अपने लास्ट मोमेंट में वो मूवा से कहता है कि उसकी बेटी एक अच्छा और हेल्दी लाइफ जिएगी और फिर वो चला जाता है। अब पास में रखे डॉल्स का कलर भी नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि सारे इविल चीज अब खत्म हो चुकी हो। यहीं पे सीन कट होती। अब अगला सीन 6 महीने बाद का होता है, जहाँ मूवा अपने न्यू बॉर्न बेटी को एक स्टोरी सुना रही होती है और तभी उसको एक डिलीवरी मिलती है सू के ऑफिस से, जिसमें कि एक स्पेशल डिजिटल सिस्टम होता है जिसमें सू का वर्चुअल वर्जन डेवलप किया गया होता है, जो टाइम के साथ एज करेगा और उसे मूवा जब चाहे तब देख सकती है। इस इमोशनल मोमेंट में मूवा सू से बात करती है और बताती है उसकी बेटी 6 महीने की हो चुकी है और वो दोनों उसे बहुत मिस करते हैं।